देखो नेक्स्ट चैप्टर, वरना मैं इसको बड़ा करता हूँ। नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या नाम है अपने चैप्टर का? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हाँ जी, तो देखो जरा ये होती क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर का मतलब होता है वन, पेयर का मतलब होता है टू, और टू वेरिएबल भी है यहाँ पे। तो इक्वेशन जो होगी उसमें दो वेरिएबल होंगे, ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस है बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। सो दिस काइंड ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको क्या बोलेंगे? पेयर का मतलब दो इक्वेशन होगी। ये तो एक इक्वेशन है, पेयर में दो इक्वेशन होगी। तो क्या बोल रहा है कि एक इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी और सी जो होंगे वो रियल नंबर होंगे, जहां पे ए जीरो नहीं हो सकता, बी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो एक वेरिएबल बचेगा, बी जीरो हो गया तो एक्स बचेगा। इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम इसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे टू वेरिएबल में। और ऐसे ही दो कंसिडर कर लूं तो लीनियर इक्वेशन में क्या बन जाएगी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। द नंबर ए और जो बी है आर कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ दिस इक्वेशन। ए बी सी को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। एंड द नंबर सी इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ द इक्वेशन। सी को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। तो ए क्या है? कोफिशिएंट है, बी क्या है? कोफिशिएंट है, सी क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। टू लीनियर इक्वेशन इन द सेम टू वेरिएबल आर कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो इक्वेशन वेरिएबल सेम होना चाहिए, कोफिशिएंट जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। कोफिशिएंट अलग है, वेरिएबल दोनों में सेम है। जहां पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 रियल नंबर है। a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर जीरो के इक्वल नहीं होगा, ऐसे ही a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर जीरो के इक्वल है नहीं होगा। तो दो लीनियर इक्वेशन कैसी होगी पेयर में? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो। दूसरी क्या होगी? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। दो इक्वेशन है, सेम वेरिएबल के अंदर है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कितने वेरिएबल के अंदर है? टू वेरिएबल के अंदर। हाँ, दो वेरिएबल के अंदर। उसके बाद में एक इसके अंदर आता है कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। यानी देखो इक्वेशन तो आ गई है, अब इस पूरे चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि इनको सोल्व कैसे करते हैं। क्या सीखने वाले हैं? सॉल्विंग। सॉल्विंग से पहले अगर ये सॉल्व हो सकती है तो हम इनको कंसिस्टेंट बोलते हैं। यानी अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करते हैं तो ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट अगर इट हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि x की एक वैल्यू एग्जिस्ट करे और वैसे ही y की वैल्यू एक एग्जिस्ट करे। तो अगर एक सॉल्यूशन मिल रहा है तो सिस्टम को बोलेंगे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने चाहिए। सॉल्यूशन क्या करने चाहिए? एग्जिस्ट करने चाहिए, तो कंसिस्टेंट होता है। अब ये सर सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है? देखो मैंने तुम्हें दो लाइनें बताई, तो दो लाइनें कैसी हो सकती है? दो लाइनें या तो ऐसी हो सकती है, या दो लाइनें ऐसी हो सकती है, या दो लाइनें ऐसी हो सकती है, एक के ऊपर एक। तो इन दो लाइनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा यहाँ पे? नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन यहाँ नहीं होगा। लेकिन ये एक जगह काट रही है, तो दोनों के अंदर सिर्फ एक ही x और y की वैल्यू होगी जो दोनों को क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। लेकिन ये एक के ऊपर ही दूसरी आ गई, तो यहाँ पे इनके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट जो है वो कॉमन है। तो इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे फिर दर्स? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। क्यों? क्योंकि इनके दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट जो है वो कॉमन है। तो यहाँ भी सिस्टम क्या होगा? यहाँ सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, और यहाँ भी सिस्टम क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। सिस्टम कंसिस्टेंट वही होगा जहाँ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, जहाँ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो सिस्टम जो होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। सिस्टम जो होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा।
अब दो पेयर ऑफ इक्वेशन को सोल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप करते हो ग्राफिकली जैसे कि मान लो ये ग्राफ के अंदर यहाँ से 3 और यहाँ से 2 है, तो ये पॉइंट 2,3 आ गया, तो ग्राफिकली हमने सॉल्यूशन बता दिया कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 जो है वो सेटिस्फाई करेगी। दूसरा मेथड होता है अलजेब्रिक मेथड। कौन सा? अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में आगे 3 मेथड हो जाते हैं। एक तो होता है, 2 होते हैं एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड। हाँ, एक होता है एलिमिनेशन मेथड, एक होता है सब्स्टिट्यूशन। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा x + y = 3 और दूसरा मैंने लिखा 2x + 3y = 8, तो तुमने क्या करा, ऊपर से x की वैल्यू जो आई वो आई 3 - y, वो तुमने नीचे वाले में पुट कर दी x की जगह। तो ये इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेट का मतलब होता है कि आप एक वेरिएबल को ही एलिमिनेट कर दो। क्या कर दो? एक वेरिएबल को ही एलिमिनेट कर दो। ग्राफिकली में मैं तुम्हें बता चुका हूं कि या तो इंटरसेक्ट करेगी, या पैरेलल होगी, या कोइंसाइड करेगी। अब मान लो कि ये चीज अलजेब्रिकली मैं कैसे पता लगाऊं कि लाइनों में सॉल्यूशन होगी, बिना सोल्व करे कैसे पता लगाऊं कि सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा? तो तुम कोएफिशिएंट की हेल्प से ये बात पता कर सकते हो कि लाइन इंटरसेक्ट करेगी, लाइन पैरेलल होगी, या लाइन के ऊपर लाइन आएगी। ये तुम किससे पता कर सकते हो? कोएफिशिएंट की हेल्प से। किससे पता कर सकते हैं आप? कोएफिशिएंट की हेल्प से। कैसे कोएफिशिएंट की हेल्प से? देखो जरा, स्लोप से या y इंटरसेप्ट। नहीं, स्लोप नहीं होता इसमें होता है रेशियो लेना होता है अपने को। तो जैसे कि तुम्हें पता है हमने दो लाइनों की इक्वेशन कंसीडर करी, ax1 by1 और c1 = 0। इसको राइट साइड में भी रख सकते हो, a2x + b2 y2 नहीं होता, वेरिएबल तो सेम रहेगा, प्लस में c2 = 0। मान लो कि मेरे पास जो है वो ये दो इक्वेशन है, ठीक है। अब इन दो इक्वेशनों में अगर मैं कोएफिशिएंट की बात करूं तो कोएफिशिएंट मुझे जो है यहाँ पे वो क्या मिल रहे हैं, a1 a2 b1 b2 b c1 c2। तो इनकी हेल्प से मैं पता लगा सकता हूँ। कैसे? अगर पहले दो रेशियो बराबर नहीं है, कह रहा है कि अगर a1 a2 के बराबर नहीं है, तो आप कह सकते हो कि लाइनें जो होगी वो इंटरसेक्ट करेगी, और इंटरसेक्ट करेगी तो कितने सॉल्यूशन होंगे उसके पास? सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा। अगर बराबर नहीं है तो फिर अगर तीनों ही बराबर है, तीनों ही अगर बराबर है तो लाइन के ऊपर लाइन आ गई है, और फिर उसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। और अगर सिर्फ पहले दो बराबर है लेकिन आखिरी बराबर नहीं है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि इस सिचुएशन में दोनों की दोनों लाइनें क्या होगी? पैरेलल होगी। दोनों की दोनों लाइनें क्या होगी? पैरेलल होगी। क्या तुम्हें ये कंडीशन समझ आ गई है? क्या ये कंडीशन तुमको समझ आ गई है कि अगर पहले दोनों रेशियो बराबर नहीं है, अगर पहले दोनों रेशियो बराबर नहीं है तो वो क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। अगर सब कुछ बराबर है तो वो क्या करेगी? वो पैरेलल हो जाएगी। नहीं, वो कोइंसिडेंट हो जाएगी, एक दूसरे के ऊपर आएगी, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर पहले दो बराबर है और आखिरी अगर दो बराबर नहीं है, तब तुम क्या बोलोगे? तब तुम बोलोगे कि वो पैरेलल है। तो बराबर नहीं है तो इंटरसेक्ट करेगी, एक सॉल्यूशन होगा। एक सॉल्यूशन को यूनिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिक। उसके बाद में अगर सब कुछ इक्वल है तो कोइंसाइड करेगी तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। और अगर पहले दो बराबर है लेकिन आखिरी इक्वल नहीं है तो उस सिचुएशन में पैरेलल लाइन हो जाएगी, और पैरेलल के केस में कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। आई होप कि इतनी बातें क्लियर है। और मैं तुम्हें बता दूं, पूरा चैप्टर इसी टेबल पे जो तुम्हारे सामने लिखी पड़ी है, इसी टेबल पे पूरा जो चैप्टर है वो निपट जाएगा। बस और कुछ नहीं करना, इसी टेबल से सारा काम जो है वो हो जाना है। चलो अब हम ताबड़तोड़ क्वेश्चनों को करेंगे। कंडीशन आई होप तुमने कॉपी पे नोट कर ली होगी। पहला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन कहता है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन y = 0 और y = -7 हैज डैश सॉल्यूशन। दो लाइनें तुम्हें दे रखी है, नो सॉल्यूशन। गलत जवाब। सही बात है, सॉरी माय बैड। y = 0 तो ये वाली लाइन हो जाएगी, और y = -7 एक लाइन यहाँ आएगी। दोनों लाइनें पैरेलल होगी, दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा, तो नो सॉल्यूशन। वेरी गुड। नेक्स्ट वाला
द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस और दिस Pair of ग्राफिक equations graphically represent the line which are we can say intersecting at with x is equal to a होता है ऐसे और y is equal to b होता है ऐसे, तो a comma b हाँ, b होगा आंसर। ये x इज इक्वल टू a वाली लाइन है, ये y इज इक्वल टू b वाली लाइन है, तो दोनों एक जगह कट करेगा, पहले x को लिखना होता है फिर y को लिखना होता है, तो b ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ c बतानी है जब Value इस C for which नो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। okay तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन थे जब By कोइंसाइड करती है, तो 3 होगा आंसर 3a। तो c ओवर 6 इक्वल टू -1 ओवर -2, तो ये कट जाएगा, c की वैल्यू यहाँ से 3 आ रही है। ठीक है, ये सिमिलर टॉपिक में मतलब इधर हम कर चुके हैं, इससे मुझे मतलब थोड़ी सी क्लैरिटी है इस पे। हाँ हाँ, तभी तुम इतनी जल्दी आंसर दे पा रहे हो। कौन सी क्लास में करा था? ये हमने मेरे ख्याल से 8th ग्रेड में किया था, नेक्स्ट। क्योंकि इधर ग्राफिक पे काफी करते हैं ना, तो when lines L1 and L2 are coincident and the graphical solution system of linear equations have infinite number of solutions A। हाँ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट, when they're parallel no solution, पैरेलल होगी तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, no नेक्स्ट। solution। The coordinate of the vertices of triangle formed between lines and y-axis from the graph, the coordinate of the vertices of ये ग्राफ उससे रिलेटेड है क्वेश्चन से। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट 0, 5, 0, 0 और 4,2, सी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट, 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. So, it's 5. Nuri was 3 years old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. ये ऐसे क्वेश्चन मतलब सारे मतलब इंडिया में ऐसे कर रहे थे हमने, लिटरली दिमाग बहुत ऐसे। क्या चीज है? ऐसे वाले जो क्वेश्चन हमने इंडिया में मतलब जब मैं इधर आने वाला था मतलब 7th ग्रेड के आसपास, तब हमने सारे ऐसे क्वेश्चन किए थे, जैसे कि 5 years ago Nuri was ऐसे मतलब कंपैरेटिव एज वाले क्वेश्चन। वो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं 7 ग्रेड में। 7 ग्रेड में इतने एडवांस क्वेश्चन नहीं आते, ये तो एमसीक्यू में है ना, तो थोड़ा सा हल्का मिलेगा क्वेश्चन तुमको। Twice as old as 5 ईयर अगो, अगो का मतलब होता है बात कर रहा है पास्ट की, और हेंस लेटर का मतलब होता है फ्यूचर। एक और भी वर्ड यूज कर लेता है इसकी जगह, हेंस यानी बाद में। तो कह रहा है 5 ईयर अगो नूरी, नूरी को एन मान लो, 5 साल पहले मतलब n-5। थ्राइस ओल्ड एज सोनू, 3 गुना थी सोनू के उस टाइम सोनू मतलब अगर आज सोनू की एज s है तो उस टाइम कितनी थी? s-5 थी। तो ये इक्वेशन बनेगी पहली। 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद मतलब n+10। नूरी जो है वो ट्वाइस है सोनू का, सोनू भी 10 साल बड़ा होगा तो s+10 हो जाएगा। तो n-5 ऊपर से क्या मिल रहा है मेरे को? 3s-15। तो मैं ये कह सकता हूँ n माइनस में 3s इक्वल टू माइनस का 10, एक इक्वेशन मिल गई। दूसरी यहाँ से बनाओ, n+10 इक्वल टू 2s+20।
तो ये इधर आ जाएगा, तो n माइनस में 2s इक्वल टू 10। अब ये इसमें से घटा दो तो n से n कट जाएगा, इसको एलिमिनेशन बोलते हैं। अब मैं 1 नंबर इक्वेशन ये है और ये 2 नंबर है, मैं क्या करूँगा, इन दोनों के कोफिशिएंट सेम है तो मैं इनको माइनस कर दूंगा, तो n माइनस 3s इक्वल टू माइनस का 10 और n माइनस में 2s इक्वल टू 10, तो मैं दोनों को माइनस कर दूं, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये n से n कट जाएगा, माइनस s इज इक्वल टू माइनस का 20, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो s की जो एज आ रही है वो 20 आ रही है। अगर s की एज 20 है तो एक जगह इसमें पुट कर दो। कहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट कर दो, तो 20 2 जा 40, 40 60, 60 में से कम करेंगे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। तो नूरी 50 है और सोनू 20 है, 50 20 यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। The pair of equations this and this has 5x minus 2y 3 and 3x minus 9y is equal to 20. And 3 plus 5, 3, 3. Acha, they have infinite नहीं infinite number of solutions है क्या ये वाला? हाँ, सब कुछ इक्वल आ रहा है, 5/3 इक्वल टू 5/3 इक्वल टू 5/3, तो सब कुछ इक्वल आता है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, 9 नंबर। The pair of equations x plus 2y plus 5 and this have minus 3 माइनस 1/3 माइनस 1/3, बट लास्ट इक्वल नहीं है, पहले दोनों इक्वल है। हाँ तो no solution नो सॉल्यूशन। no solution हाँ, the sum of the digits of a 2-digit number is 9. The sum of the digits. Okay. If 27 is added to it, then the digits of the numbers gets reversed. X plus y is equal to 9 and 7 is fine. Uh, 36 है मेरे पास है। हाँ, A. वैसे इसको ना वैसे ही निकाल सकते थे मेंटली, रिवर्स करोगे तो डिफरेंस 27 का है दोनों के बीच में। पहली बात तो दोनों डिजिट का सम दोनों डिजिट का सम कितना 9, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो वैसे ही रेस से बाहर है। Okay. बचे 2, डिफरेंस कितने का है 27 का, तो अगर इसको चेंज करूं 63 आता है, डिफरेंस 27 का ही है। इसको चेंज करूंगा 27 आएगा, डिफरेंस नहीं है। इसको चेंज करूंगा 36 आएगा, ये भी लेकिन इसने ये भी तो बोला है ना कि जैसे ही तुमने रिवर्स करा द डिजिट ऑफ द नंबर गेट रिवर्स, मतलब छोटा नंबर अपने को बताना था, 27 करने के बाद तो रिवर्स हो गया, तो ये छोटा नंबर आ रहा है बड़े से, तो ये आंसर हो जाएगा। नंबर 36 था, डिजिट को रिवर्स करा, 27 ऐड करा तो डिजिट रिवर्स हो गया, ये बोल रहा था।
जैसे अगर हमें मतलब ये मैथमेटिक्स का अगर हमें एमसीक्यू वाला नहीं है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम करेंगे पूरा अलजेब्रा से मान के, क्वेश्चंस को। अलजेब्रा की तरह मान के हम लेट करेंगे 2 डिजिट नंबर, सबसे पहले एक्स वाई। अब ये टेंस प्लेस पे होता है, इसीलिए ये नंबर है 10x प्लस वाई। तुमने क्या करा, तुमने इस नंबर के अंदर 27 ऐड कर दिया, ऐड करते ही नंबर के डिजिट चेंज हो गए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। और ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 10y प्लस एक्स। क्यों? क्योंकि अब ये टेंस प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे है। कोई भी नंबर अगर 73 है तो इसको तोड़ के कैसे लिखते हैं, 7 इंटू 10 प्लस 3। यही मैंने करा है, टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई, यूनिट प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई। तो ये x इसमें से कम करा 9x, ये चीज़ इधर आ गई तो माइनस का कितना हो गया 9y। 27 को दूसरी तरफ ले जाऊंगा, नेगेटिव 27, 9 कॉमन आ रहा है, 9 से डिवाइड कर दिया मैंने तो माइनस का 3 आ गया। लेकिन ऊपर इसने ये भी तो बोला था कि अगर नंबर एक्स वाई है तो इसके दोनों डिजिट का जो सम है वो 9 है, और दोनों डिजिट का डिफरेंस कितना है, माइनस का 3। दोनों को ऐड कर दो, एलिमिनेशन मेथड लग गया। 2x इक्वल टू 6। तो अगर x की वैल्यू 3 आ रही है, अगर x की वैल्यू 3 है तो यहाँ रखोगे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। नंबर क्या था, नंबर था एक्स वाई, तो नंबर हो गया 36। ये है तरीका जो 5 नंबर में आता है सीबीएसई के अंदर बोर्ड के क्वेश्चन में। यही सेम क्वेश्चन क्लियर है? ओके। क्लियर है तो ये लो। हाँ। If a pair of equations is consistent, then the lines will be always coincident. Three. क्यों इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती? If the pair अगर consistent है तो coincident होगा ना? Consistent- consistent मतलब same होता है ना? कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग में तो बताया था, कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना। Oh sorry. सॉल्यूशन तो कोइंसिडेंट में भी करेंगे, कोइंसाइड करेगी तो इंटरसेक्ट में भी करेंगे, तो डी ऑप्शन होगा ना दोनों। हाँ okay. नेक्स्ट, This is equations. क्या तुम इन दोनों को सॉल्व करना चाहोगे, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से? एलिमिनेशन मेथड मुझे नहीं करना था। तो तुम क्या करना चाह रहे हो? सब्स्टिट्यूशन। तुम सब्स्टिट्यूशन लगा ही क्यों रहे हो? क्या मेरी क्लास में हो कि तुम सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हो? इनको दोनों को सॉल्व करने का मतलब है एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। अरे तो भैया सीधे सीधे दिख रहा है कि दोनों का सम 14 होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस 4 होना चाहिए। सम तो 14 है, डिफरेंस तो 0 है, गया रेस से बाहर। सम तो 14 है, डिफरेंस तो 6 है, रेस से बाहर। सम तो 14 है लेकिन x माइनस वाई है तो डिफरेंस माइनस का 4 आएगा, रेस से बाहर। एक ही ऑप्शन है। अब मैं करना दिखा देता हूँ तो मैं इसको करते कैसे हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि जब कोफिशिएंट एक वेरिएबल के सेम होते हैं तो ऐड कर दो, ये दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस ये कट जाएंगे ऐड करते ही। तो 2x की वैल्यू कितनी आ रही है 18, तो x की वैल्यू कितनी होगी 9, और अगर x की वैल्यू 9 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो ये ऑप्शन। नेक्स्ट, एमसीक्यू में तुमको स्मार्टली अप्रोच सोचनी है कि जल्दी कैसे करूं। Okay. The sum of the numerator and denominator of a fraction is 12 if the denominator is increased by b3 का मतलब क्या होता है? b3 नहीं है, Three. बाय 3 लिखना तो इसको अच्छा B- is increased by 3 the fraction becomes 1/2. एक सेकंड, the numerator and denominator is 12 तो b नहीं आंसर हो गया। हाँ हेलो, सही है, तुमने सही पकड़ा है? तो मेरे वाली टेक्निक सीखने लग गए
कि सर एक ही ऑप्शन है जिनमें दोनों का सम 12 आ रहा है और कहीं है ही नहीं, तो ये भी रेस से बाहर, ये भी रेस से बाहर और ये भी रेस से बाहर। क्रॉस चेक कर लेते हैं। डिनोमिनेटर को 3 बढ़ा दो, डिनोमिनेटर को 3 बढ़ाने का मतलब 5/10 हो गया। 5/10 का मतलब 1/2 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। खत्म सवाल यहीं पे। सीख गए तुम मेरे वाली टेक्निक। धीरे धीरे एकदम तैयार हो जाओगे जब तक लास्ट में जाएंगे। The value of k for the system of equations तुमने बड़े होके क्या बनने का this सोचा है? and this बड़े मुझे नहीं पता। तुम्हें पता नहीं, तुमने ये नहीं सोचा कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, आईआईटी क्या करनी बोला? है? डॉक्टर बनना है, इंजीनियरिंग करनी है, आईआईटी में जाना है इंडिया के अंदर, या अगर सब कुछ सही रहा तो मैं मतलब डॉक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन लगता तो नहीं ऐसा होगा। क्यों? बी आंसर है। ऐसा क्यों कहा कि तुमने सब कुछ सही रहा तो? मतलब महंगा होता है ना डॉक्टर्स का, काफी ज्यादा। महंगा क्या होता है? पेपर दो, इंडिया में पेपर होता है नीट का। अच्छा, हाँ पेपर दो, पेपर दे के सरकारी कॉलेज में एडमिशन लो, बिल्कुल आसान है, सस्ता है बिल्कुल। महंगा कहाँ है? महंगा होता है जब आप एडमिशन नहीं ले पाते। तुम तो भाई स्मार्ट बच्चे हो, है, तुम तो फोड़ दोगे पेपर को। ये ऐसे एमसीक्यू टाइप ही आएंगे नीट के एग्जाम में। 720 नंबर का पेपर। मैथ्स में स्ट्रांग सब्जेक्ट है, साइंस में तो स्ट्रांग नहीं है। हाँ वो डिपेंड करता है। अगर डॉक्टर बनना है तो उसमें मैथ नहीं आता ना, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री आएगी। हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री आएगी। एमसीक्यू बेस्ड होता है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल होते हैं। और महंगे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम होता है, एग्जाम को क्लियर करते हो तो एक सीट लेनी होती है। अगर वो सीट मिल जाती है तो सारा खर्चा को। क्या हुआ? आपकी वॉइस कट गई। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। सॉरी, ये क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ लिया। सॉरी, मैं वापस कर रहा हूँ। अगर k नेगेटिव 6 है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। कह रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन कब होते हैं? नहीं, गलत है। यूनिक सॉल्यूशन जब होते हैं जब बराबर नहीं होता। यूनिक सॉल्यूशन तब होते हैं जब पहले दोनों बराबर नहीं होते। तो 1/3 नॉट इक्वल टू -2/k, तो k नॉट इक्वल टू -6। बी ऑप्शन। बी आंसर सही था। हाँ बी सही था। क्वेश्चन नंबर 5। If a pair of equation is inconsistent, the lies will be parallel. हाँ इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन। 6 नंबर। The value of k for which the system of equations has infinitely many solutions is so times 2 times 2 6 होगा। तो k is equal to 6 होना चाहिए। हाँ तो none of these। Yeah, क्या बी टेक्निकली सही होगा? क्योंकि मतलब नॉट क्यों आएगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब सब कुछ बराबर, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ओके, the value of k for which the system of equations has unique solution. Okay. यूनिक सॉल्यूशन का मतलब बराबर नहीं होना। Okay. तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या तो ये होगा या ये होगा।
तो k/6 नॉट इक्वल टू A 3 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 3। A सही होगा मेरे ख्याल से, है ना? नहीं, A सही नहीं है। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, एक ऐसे सही होगा, नॉट इक्वल आएगा। यूनिक सॉल्यूशन पूछ रहा है, इसमें कंफ्यूज रहोगे अगर तो। अगर अरे भैया, लेकिन यूनिक सॉल्यूशन कब होते एक ही हैं? तो सोल्यूशन आता है ना। अगर अरे ये बोल रहा है फाइंड द यूनिक वैल्यू ऑफ। सोल्यूशन जब एक, मेरी आवाज कट रही है क्या तुमको? मतलब हाँ, कट रही है। हेलो, मैं 1 मिनट में आता हूँ, मुझे ओके। अभी आ रही है आवाज? हाँ, आवाज आ रही है। ओह माय गॉड। मैंने ए ट्राई कर चुका, मतलब k इक्वल टू -3 होता है, तो तब एक ही मतलब सोल्यूशन होता है। तुम समझे यूनिक नहीं। सोल्यूशन एक सोल्यूशन होता है ना। आप एक बार ट्राई कर लो ए यूनिक, मतलब ए को। ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताओ सच दैट सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन होने चाहिए, तो सिस्टम के पास अगर यूनिक सॉल्यूशन होंगे तो ये चीज बराबर नहीं होगी, और ये चीज अगर बराबर नहीं होगी तो यहाँ से k नॉट इक्वल टू -+3 आ रहा है, यानी k की वैल्यू 3 नहीं होगी तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज यूनिक सॉल्यूशन नहीं होंगे। लेकिन है तो यूनिक सोल्यूशन, लेकिन आप ये जब 6 से, अगर आप 6 -3